सुमित आज ऑफिस से जल्दी घर आ गया और आकर चुपचाप सोफे पर बैठकर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी दीक्षा अपनी माँ से बात करते हुए कमरे से बाहर निकली तो अचानक उसकी नज़र सुमित पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी माँ का फ़ोन काटा और बोली, अरे आप कब आए? मुझे आवाज़ भी नहीं दी। क्या बात है? ऑफिस में सब ठीक तो है ना? मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप आजकल बहुत उदास रहते हैं। तो सुमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दीक्षा, तुम तो जानती हो कि पिताजी के जाने के बाद माँ कितनी अकेली हो गई है। ऊपर से अब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस महीने माँ को यहाँ ले आऊँ। माँ हमारे साथ रहेगी तो प्रीतम के साथ उनका मन लगा रहेगा और प्रीतम को भी दादी का प्यार मिलेगा और तुम्हें भी उसे संभालने में आसानी हो जाएगी। ये सुनकर दीक्षा कुछ नहीं बोली तो सुमित ने थोड़ी देर रुककर फिर से कहा, दीक्षा, बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ को अपनी माँ समझना, उन्हें कभी सास मत समझना। पिताजी के जाने के बाद उनकी जिंदगी में एक खालीपन आ गया है। मुझसे वादा करो कि तुम उस खालीपन को भरने में मेरी मदद करोगी। कहते हुए सुमित की आंखों में माँ के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि दीक्षा की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि उसकी सास उनके पास आकर रहे, लेकिन वो अपने पति की भावनाओं के सामने कुछ कह नहीं पाई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भर दी। आखिर विरोध करती तो पति की नज़रों में गलत बनती, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए अगले ही दिन सुमित अपनी माँ सुधा जी को गांव से लेकर आ गया। घर में कदम रखते ही सुमित बोला, माँ, ये सिर्फ हमारा घर नहीं, आपका भी घर है। इस घर पर हमसे पहले आपका अधिकार है। यह सुनकर सुधा जी की आंखें भर आई। उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ रसोई में खड़ी दीक्षा अंदर ही अंदर गुस्से में जल रही थी। सुधा जी बहुत कामकाजी और समझदार महिला थी, इसलिए आते ही उन्होंने रसोई का सारा काम संभाल लिया। इससे दीक्षा को काफ़ी राहत मिलने लगी। बच्चे और घर की जिम्मेदारियों के कारण दीक्षा अपने मायके भी नहीं जा पाती थी, जबकि उसका मायका उसी शहर में था। अब सुधा जी सुमित की पसंद का खाना बनाती और उसे प्यार से खिलाती। ये सब देखकर दीक्षा खुश भी होती और अंदर ही अंदर चिढ़ती भी। एक दिन दीक्षा अपने पति से बोली, सुमित, अब तो मैं मायके जा सकती हूँ ना? अब मम्मी जी आ गई हैं तो मैं भी अपनी माँ से मिल आऊँ। तो सुमित ने मुस्कुराकर हामी भर दी। अगले ही दिन दीक्षा अपने बेटे को लेकर मायके चली गई। वहाँ पहुँचते ही उसकी माँ बोली, अच्छा क्या बेटा जो यहाँ आ गई, कम से कम तुम्हारी सास के आने से तुम्हें थोड़ा फ़ायदा तो हुआ, वरना तुम तो घर गृहस्थी में ही उलझी रहती थी। दीक्षा ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपका दामाद तो पूरा श्रवण कुमार बन गया है। माँ के आने के बाद तो मानो पत्नी पर से ध्यान ही हट गया हो। ये सुनकर दीक्षा की माँ तुरंत बोली, देख बेटा, दामाद जी तो बहुत भोले हैं, लेकिन अपनी सास को सीधा मत समझना। वो दूसरों के सामने सीधी बनती है और दामाद जी को अपनी उंगलियों पर नचाती है। तू सावधान रहना, उनके माया जाल में बिल्कुल मत फंसना, वरना पूरी जिंदगी तुझे भी नचाएगी। ज़्यादा परेशान करे तो गांव का रास्ता दिखा देना। तभी पत्नी के मुंह से ये सुनकर पास में बैठे दीक्षा के पिता चिढ़कर बोले, अरे बेटी मायके आई नहीं कि तुमने उसका घर तोड़ने की बातें शुरू कर दी। बेटा दीक्षा, माँ की बातों में आकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारना। वो आगे कुछ कहते उससे पहले ही दीक्षा की माँ ने तुरंत अपने पति को चुप करा दिया
और वो बेचारे चुपचाप वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद सुमित का जन्मदिन आया तो सुधा जी बिस्तर पर लेटी हुई पुराने दिनों को याद कर रही थी कि कैसे वो हर साल अपने बेटे के लिए केक बनाती थी, उसे सरप्राइज देती थी और उसका चेहरा खुशी से खिल उठता था। उन्होंने मन ही मन सोचा, इतने साल बाद फिर मौका मिला है तो क्यों ना अपने बेटे के लिए वही पुराने पल फिर से जी लूं। तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो रसोई में जुट गई। उन्होंने अपने बेटे की पसंद का खाना और केक बनाना शुरू कर दिया। बेटे की एक मुस्कान के लिए वो अपनी सारी थकान भूल चुकी थी। करीब 1 घंटे बाद सुमित दीक्षा को लेकर घर लौटा तो पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था। सुधा जी तुरंत रसोई से केक लेकर आई और बोली, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, भगवान तुम्हें मेरी भी उम्र दे। सुमित ने मुस्कुराते हुए केक काटा। तभी दीक्षा मुंह बनाते हुए बोली, माँ जी, इतना सब बनाने से पहले एक बार पूछ तो लेती, हम लोग बाहर से बर्थडे सेलिब्रेट करके आए हैं। सुधा जी एक पल के लिए बेटे की तरफ देखने लगी तो सुमित बोला, माँ, इसकी बहनों ने पार्टी रखी थी इसलिए बाहर खाना पड़ गया, लेकिन आपके हाथ के केक जैसा स्वाद वहाँ कहाँ था। बस बेटे की यही बात सुनकर सुधा जी की सारी थकान मिट गई। उन्होंने प्यार से अपने पोते प्रीतम को भी केक खिलाना चाहा, लेकिन तभी दीक्षा झट से बेटे को अपनी गोद में उठाकर बोली, माँ जी, इसे कुछ मत दीजिए, मैं इसे खाना खिला चुकी हूँ। कहते हुए वो बेटे को लेकर कमरे में चली गई। सुमित माँ का दिल रखने के लिए उनके साथ बैठ गया और एक रोटी खाकर बोला, माँ, आपके हाथ का खाना खाकर मज़ा आ गया। ये सुनकर सुधा जी का मन तृप्त हो गया, लेकिन दूसरी तरफ कमरे में बैठी दीक्षा गुस्से में जल रही थी। रात को जब सुमित कमरे में आया तो दीक्षा मानो उसी का इंतजार कर रही हो। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही सुमित बिस्तर पर बैठा तो वो तेज आवाज में बोली, मुझे समझ नहीं आता सुमित कि जब तुम बाहर खाना खाकर आ चुके थे तो यहाँ खाने की क्या ज़रूरत थी। सुमित ने शांत स्वर में कहा, अरे माँ ने इतने प्यार से बनाया था इसलिए एक रोटी खा ली। तो दीक्षा तुरंत बोली, अच्छा, यही नियम हर जगह लागू क्यों नहीं होता। याद है पिछली बार जब आप मुझे मायके छोड़ने गए थे तब मेरी माँ ने आपके लिए कितना कुछ बनवाया था। आपने क्या कहा था कि मेरा पेट भरा हुआ है और आज अपनी माँ के हाथ का खाना खाने के लिए पेट में जगह बन गई। ये सुनकर सुमित ने गुस्से से कहा, हर बात को गलत मोड़ देना तुम्हारी आदत बन गई है। वहाँ तुम्हारी माँ ने नौकरों से खाना बनवाया था, लेकिन मेरी माँ ने अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी खुद अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, और वो भी सिर्फ मेरी खुशी के लिए। तो दीक्षा बोली, आपको तो बस अपनी माँ की खुशी दिखाई देती है, पत्नी और उसके परिवार की खुशी कोई परवाह नहीं करती। सुमित भी अब अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ बाहर भी गया, तुम्हारे परिवार के साथ समय भी बिताया, फिर भी तुम नाराज हो। माँ ने तो इस बात का भी बुरा नहीं माना कि हम बाहर पार्टी करके आए हैं। यह सुनकर दीक्षा ताना मारते हुए बोली, माँ जी को अब समझना चाहिए कि बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी है। उन्हें पता था कि हम देर से आएंगे, फिर भी इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत थी। देर रात तक दोनों में बहस होती रही, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कमरे के बाहर बैठी सुधा जी ये सब सुन रही थी। बहू की बातें सुनकर उनका दिल टूट गया। आज तक उन्हें लगता था कि उनकी बहू उनकी बहुत इज्जत करती है, लेकिन आज उन्हें सच्चाई समझ आ गई थी। वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई और सोचने लगी, मैं बेटे की बात मानकर शहर आई ही क्यों। शायद मेरी वजह से इन दोनों की ज़िंदगी में परेशानी आ रही है।
उन्हें वो दिन याद आने लगा जब दीक्षा पहली बार इस घर में बहू बनकर आई थी। उन्होंने उसे बहू नहीं, बेटी समझा था, लेकिन आज वही बेटी उनके लिए मन में इतना जहर रखती थी। इसके बाद घर में कुछ दिनों तक अजीब सी शांति छाई रही। फिर एक दिन दीक्षा सुधा जी से बोली, माँ जी, मेरे भाई भाभी विदेश से आए हुए हैं। आज रात पूरा परिवार खाने पर आ रहा है। करीब 10 लोग होंगे। आप सबके लिए खाना बना दीजिएगा। मैं मार्केट जा रही हूँ गिफ्ट लेने के लिए। सुधा जी थोड़ी घबराई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बहू, इतने लोगों का खाना इतने कम समय में, और ऊपर से तुम भी नहीं रहोगी मदद करने के लिए। फिर उन्होंने सुझाव दिया, कुछ दिन पहले तुमने बाहर से खाना मंगवाया था ना, वही मंगवा लेते हैं। दीक्षा तुरंत बोली, माँ जी, मेरे पापा को बाहर का खाना सूट नहीं करता, और फिर मेरे भाई भाभी क्या सोचेंगे कि घर बुलाकर बाहर का खाना खिला रहे हैं। बहू की बात सुनकर सुधा जी मना नहीं कर पाई। उन्होंने दोपहर से ही रसोई संभाल ली। लगातार काम करते करते उनकी हालत खराब होने लगी। शरीर थक चुका था, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। अचानक उन्हें चक्कर आने लगा तो वो जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी सुमित ऑफिस से घर लौटा। माँ को इस हालत में देखकर वो घबरा गया। जैसे ही सुधा जी उठने लगी तो उनका संतुलन बिगड़ गया और वो वहीं गिर पड़ी। सुमित तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था। कमजोरी और लगातार काम करने की वजह से ये सब हुआ है। सुमित ने वहीं से दीक्षा को फ़ोन किया और बोला, आज डिनर का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो दीक्षा ने मजबूरी में प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से भरी हुई थी। करीब 2 घंटे बाद सुमित माँ को घर लेकर आया। माँ को कमरे में आराम करवा कर वो खुद फ्रेश होने चला गया। तभी दीक्षा गुस्से में सुधा जी के कमरे में पहुंची और बोली, आपकी ऐसी कैसी तबीयत खराब हुई जो 2 घंटे में ही ठीक हो गई? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आपको मेरे घर वालों का आना पसंद नहीं है? सुधा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बहू, अगर तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होती तब भी क्या तुम उसे नाटक कहती? लेकिन दीक्षा बिना जवाब दिए गुस्से में वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद दीक्षा ने सुधा जी से ठीक से बात करना भी बंद कर दिया। अब सुधा जी को उस घर में घुटन महसूस होने लगी थी। वो कई बार सुमित से गांव वापस भेजने की बात कहती, लेकिन सुमित हर बार मना कर देता। इधर प्रीतम अपनी दादी से इतना घुल मिल गया था कि वो उन्हीं के साथ सोता और उन्हीं के साथ खेलता। बस पोते के प्यार के सहारे सुधा जी अपने दिन काट रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब दीक्षा अक्सर अपने बेटे को सुधा जी के भरोसे छोड़कर शॉपिंग करने या अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाती थी। सुधा जी बिना कुछ कहे पूरे घर और बच्चे की जिम्मेदारी संभालती रहती। एक दिन प्रीतम आंगन में पानी से खेल रहा था। सुधा जी उसे बार बार मना कर रही थी, बेटा, पानी में मत खेलो, गिर जाओगे। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। खेलते खेलते उसने कमरे में भी पानी फैला दिया। थोड़ी देर बाद वो दादी से खाने की जिद करने लगा। सुधा जी उसके लिए बिस्किट लेने रसोई की तरफ गई। तभी उनका पैर फर्श पर फैले पानी पर पड़ा और वो जोर से फिसलकर गिर पड़ी। उनकी कमर में बहुत तेज चोट लगी। दर्द इतना ज़्यादा था कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए वो फ़ोन तक पहुंची और कांपती आवाज़ में सुमित को फ़ोन किया। तो सुमित घबरा कर तुरंत घर पहुंचा। उसने माँ को संभाला और बिस्तर पर लिटाया। फिर दीक्षा को फ़ोन करके बोला, कहाँ हो तुम? तुरंत घर आओ, माँ गिर गई है। उधर दीक्षा अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। उसकी सहेली ने पूछा,
अब क्या हुआ तुम्हारी सास को? तो दीक्षा झुंझलाकर बोली, जब से आई है कुछ ना कुछ बहाना करके यहीं जमी हुई है। अब गिरने का नया नाटक शुरू हो गया। ना जाने ये माँ बेटा मुझे चैन से जीने देंगे भी या नहीं। इतना कहकर वो गुस्से में घर के लिए निकल गई। दीक्षा के आने के बाद सुमित माँ को डॉक्टर के पास लेकर गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं है, लेकिन कमर में चोट आई है, इन्हें पूरा आराम करना होगा। घर लौटते ही सुमित ने दीक्षा से कहा, दीक्षा, माँ का खास ध्यान रखना होगा। मैं एक काम वाली रख देता हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा परेशानी ना हो, लेकिन माँ से कोई काम मत करवाना। सुमित की बात सुनकर दीक्षा चुप रही। अब घर में काम वाली आने लगी। सुधा जी से कोई काम नहीं कराया जाता था, लेकिन दीक्षा का व्यवहार उनके प्रति अब भी ठंडा और रूखा ही था। धीरे धीरे सुधा जी की तबीयत ठीक होने लगी। इधर दीक्षा की माँ रोज बेटी को फोन करती, लेकिन कभी अपनी समधन का हाल तक नहीं पूछती। सुमित ये सब देखता था, लेकिन घर की शांति के लिए चुप रहता। कुछ समय बाद सुधा जी पूरी तरह ठीक हो गई। उन्होंने फिर गांव जाने की जिद की, लेकिन सुमित बोला, माँ, अब यही आपका घर है। अगर वहाँ आपकी तबीयत खराब हो जाती तो आपका ध्यान कौन रखता? माँ बेटे का ये प्यार देखकर दीक्षा का गुस्सा और बढ़ने लगा। अगले दिन रविवार था। दीक्षा को किट्टी पार्टी में जाना था। प्रीतम उसके पास खेल रहा था, तो दीक्षा सोचने लगी कि कहीं बच्चे की वजह से पार्टी खराब ना हो जाए। इसलिए उसने अपना मोबाइल प्रीतम को पकड़ा दिया और वीडियो चलाकर खुद तैयार होने लगी। जल्दबाजी में वो अपना फ़ोन वहीं छोड़कर चली गई। वीडियो देखते देखते प्रीतम भी सो गया। थोड़ी देर बाद सुमित कमरे में आया तो उसने हैरानी से देखा कि प्रीतम के हाथ में दीक्षा का फ़ोन है, क्योंकि दीक्षा तो उसे अपना फ़ोन छूने तक नहीं देती थी। सुमित ने फ़ोन उठाया और यूं ही व्हाट्सएप खोल लिया। तभी उसकी नज़र कुछ वॉइस मैसेज पर पड़ी जो सुमन की माँ ने भेजे थे। उधर से आवाज़ आई, बेटा, तेरी सास कब जाएगी? उनके रहते ना तुम हमारे पास आ पाती हो और ना हम वहाँ आ पाते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कि अब उन्हें चलता करूँ। अगर दामाद रोके तो कह देना कि मैं मायके चली जाऊँगी। औरत की यही धमकी पतियों को कमज़ोर कर देती है। ये सुनते ही सुमित के होश उड़ गए। उसने कांपते हाथों से पुराने मैसेज पढ़ने शुरू किए। हर मैसेज में उसकी माँ के लिए नफरत भरी हुई थी। दीक्षा अपनी माँ से शिकायत करती थी कि उसकी सास बोझ बन गई है और उसकी माँ उसे भड़काती थी। सुमित के आंखों में गुस्सा भर आया। उसे समझ आ गया था कि उसकी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जा रहा था। वो चुपचाप कमरे में बैठ गया और दीक्षा के घर लौटने का इंतजार करने लगा। उसी समय सुधा जी कमरे में आई तो बेटे का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर बोली, क्या हुआ बेटा? सुमित खुद को रोक नहीं पाया और उसने माँ को सब कुछ बता दिया। सब सुनने के बाद सुधा जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हें मेरी सौगंध है, बहू से कुछ मत कहना। मैं तो कब से कह रही हूँ कि मुझे गांव भेज दो। मेरे जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी गृहस्थी मेरी वजह से खराब हो रही है। तभी दरवाज़ा खुला और दीक्षा घर लौट आई। उसने कमरे में सबको देखकर पूछा, क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सुमित ने बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए उसका फ़ोन उसके हाथ में दे दिया। तो एक पल के लिए दीक्षा घबरा गई। उसे लगा शायद उसकी पोल खुल गई है, लेकिन जब सुमित कुछ बोले बिना वहाँ से चला गया तब जाकर उसकी जान में जान आई। लेकिन उसे क्या पता था कि अगली सुबह उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह सुमित सामान्य तरीके से तैयार हुआ और बोला, दीक्षा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। यह सुनते ही दीक्षा खुश हो गई। उसे लगा
शायद कल वाली बात सिर्फ उसका वहम था। उसने जल्दी जल्दी बेटे को तैयार किया और बिना नाश्ता किए ही मायके जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर बाद दोनों दीक्षा के मायके पहुंच गए तो अचानक बेटी दामाद को सामने देखकर दीक्षा के पिता खुश हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह, आज तो दामाद बाबू ने सरप्राइज दे दिया। आइए आइए, बैठिए। अरे इनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। लेकिन सुमित का चेहरा बिल्कुल शांत था। वो धीमे मगर सख्त स्वर में बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस आपको आपकी अमानत लौटाने आया हूँ। सुमित की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। दीक्षा गुस्से में बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तभी उसके पिता ने पूछा, बेटा साफ साफ बताओ, बात क्या है? तो सुमित ने गंभीर स्वर में कहा, बेहतर होगा कि आप ये बात अपनी पत्नी और बेटी से पूछें, क्योंकि अब मेरे घर में आपकी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनते ही दीक्षा की माँ भड़क उठी, दामाद जी, मैं देख रही हूँ, जब से आपकी माँ आई है ना, तब से आप हम लोगों से सीधे मुंह बात तक नहीं करते। आखिर परेशानी क्या है? सुमित अब खुद को रोक नहीं पाया और बोला, परेशानी आप हैं सासू माँ, जो अपनी बेटी का घर बसने ही नहीं देना चाहती। आपके कारनामे अब मुझसे छिपे नहीं हैं। यह सुनकर दीक्षा की माँ एकदम चुप हो गई। उन्हें समझ आ गया कि उनकी पोल खुल चुकी है। लेकिन दीक्षा अब भी गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? तो सुमित ने तुरंत जवाब दिया, क्यों, तुम मेरी माँ के साथ गलत व्यवहार कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ से सवाल भी नहीं पूछ सकता। दीक्षा बोली, मैंने कब तुम्हारी माँ के साथ गलत व्यवहार किया? तो सुमित ने तीखे स्वर में कहा, सच जानना है तो अपना फ़ोन निकालो और अपने माता पिता के सामने वो सारी बातें पढ़कर सुनाओ जो तुमने अपनी माँ से की हैं। ये सुनते ही दीक्षा घबरा गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसके पिता ने सख्त आवाज में कहा, फ़ोन दो दीक्षा। तो मजबूरी में दीक्षा ने फ़ोन उनके हाथ में दे दिया। जैसे जैसे उसके पिता चैट और वॉइस मैसेज पढ़ते गए तो उनका चेहरा शर्म से झुकता गया। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी पत्नी किस तरह बेटी को भड़का रही थी। तभी सुमित दुख भरी आवाज में बोला, ससुर जी, आपकी पत्नी यहाँ बैठे बैठे मेरे घर को कंट्रोल कर रही थी। अगर बेटी के बिना मन नहीं लगता तो उसे मायके में ही रख लीजिए, लेकिन मेरे घर की शांति मत बिगाड़िए। फिर उसने दीक्षा की माँ की तरफ देखकर कहा, अगर यही सब आपका बेटा और बहू आपके साथ करते तब आपको कैसा लगता? तब भी क्या आप अपनी बहू को सही ठहराती? कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी दीक्षा के पिता ने गुस्से में अपनी पत्नी को एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, मैं सोचता था कि उम्र के साथ तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुमने तो अपनी बेटी का घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शायद यही वजह है कि हमारा बेटा बहू भी हमसे दूर रहते हैं। फिर उन्होंने दीक्षा की तरफ देखा और बोले, और तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी सही गलत की समझ नहीं रखती, अपनी माँ की हर गलत बात मानती रही। दीक्षा रोने लगी, लेकिन तभी गुस्से में उसने फिर सुधा जी के लिए अपशब्द कहे, जिसे सुनते ही सुमित का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में दीक्षा को एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, यह पहली और आखिरी बार है जब तुमने मेरी माँ के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं। मैं तुम्हारे माता पिता का सम्मान करता हूँ, इसलिए अब तक चुप था, लेकिन अब और नहीं। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो आगे बोला, मैं अपने घर में किसी और की दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी स्थिति बिगड़ती देख दीक्षा के पिता तुरंत हाथ जोड़कर बोले, दामाद जी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी पत्नी की गलती की सज़ा मेरी बेटी को मत दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपने ससुर को हाथ जोड़ते देखकर सुमित तुरंत पीछे हट गया और बोला, आप मुझसे बड़े हैं,
ऐसा मत कीजिए। लेकिन मैं क्या करूं? मुझसे ये सहन नहीं हो रहा कि कोई मेरी माँ और मेरे परिवार के खिलाफ साजिश करे। फिर उसने शांत स्वर में कहा, मैं आपके कहने पर दीक्षा को वापस तो ले जा रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर सुमित वहां से निकल गया तो दीक्षा के पिता ने बेटी की तरफ देखा और इशारा किया तो दीक्षा चुपचाप अपने बेटे को गोद में उठाकर सुमित के पीछे पीछे चल दी। कुछ घंटों बाद दीक्षा के माता पिता भी बेटी के ससुराल पहुंचे। उनकी नजरें शर्म से झुकी हुई थी। जैसे ही सुधा जी सामने आई तो दीक्षा और उसकी माँ दोनों ने हाथ जोड़ लिए। रोते हुए दीक्षा ने कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तभी उसकी माँ भी बोली, समधन जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से हमारे परिवार की तरफ से कभी आपके घर में दखल अंदाजी नहीं होगी। सुधा जी ने दोनों को देखा। उनकी आंखों में दर्द जरूर था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने आगे बढ़कर दीक्षा के सिर पर हाथ रखा और कहा, गलती इंसान से ही होती है बहू, बस दिल से रिश्ते निभाने चाहिए। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। दीक्षा अब सच में सुधा जी को माँ की तरह सम्मान देने लगी। सुमित भी खुश था कि उसका परिवार फिर से जुड़ गया है और सुधा जी उन्हें आखिरकार वो प्यार और सम्मान मिल गया जिसकी वो हकदार थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।